हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम साधारणीकरण पर बात करेंगे। साधारणीकरण का क्या अर्थ है और किसने क्या साधारणीकरण के बारे में क्या बारे में बताए, साधारणीकरण क्या है, इन सारी चीज़ों के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण। काव्य का विषय जब साधारण या सामान्य सा प्रतीत होने लगता है तब उसके विशेष तत्व का परिहार हो जाता है, तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य प्राणी मात्र रह जाते हैं, अर्थात वे किसी देश व काल की सीमा में बद्ध न रहकर सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक बन जाते हैं और उनके इस स्थिति में उपस्थित हो जाते हैं पर सामाजिक भी अपने पूर्वग्रहों से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो काव्य में वर्णित विभावादि जब विशेष न रहकर सामान्य प्रतीत होने लगते हैं तब साधारणीकरण की स्थिति समझनी चाहिए, अर्थात सीता न रहकर स्त्री मात्र प्रतीत होने लगे, उनके विशेषत्व का परिहार हो जाए तब साधारणी की स्थिति समझनी चाहिए। साधारणीकरण के संबंध में विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे भट्टनायक का मत है कि भाकत्व साधारणीकरण का है। इस व्यापार से विभावादि और अस्थायी भावों का साधारणीकरण हो जाता है। भट्टनायक ने शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार माने हैं: अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार, भोजकत्व अथवा भोग व्यापार। इनमें से भावकत्व ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले पाठक या दर्शक राम, सीता, दुष्यंत, शकुंतला इत्यादि की अनुभूति व्यक्ति विशेष रूप में होती है, किंतु साधारणीकरण के बाद दुष्यंत, शकुंतला, राम, नायक नायिका पात्र रह जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण वह स्थिति है जब विभावादि सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। आचार्य विश्वनाथ का मत है कि विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। आचार्य अभिनव गुप्त का मत है कि विभावादि का साधारणीकरण नहीं होता, बल्कि अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। अस्थायी भाव के साधारणीकरण का अभिप्राय है देश काल के बंधनों से मुक्ति। साधारणीकरण की स्थिति में विशेषत्व का अभाव हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में कहा है, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, अर्थात जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबसे इसी भाव का आलम्बन हो सके, जब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्णतः शक्ति नहीं आती, विषय का इस रूप में लाया जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। शुक्ल जी ने 2 प्रकार की रसानुभूति मानी है: उत्तम कोटि की रसानुभूति, मध्यम कोटि की रसानुभूति। उत्तम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ सामाजिक का तादात्म्य आश्रय के साथ हो जाता है और जहाँ सामाजिक काव्य में वर्णित शील दृष्टा हो जाता है, वह उत्तम कोटि की रसानुभूति मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने ग्रंथ रस सिद्धांत पर्याप्त विचार किया है। उनके अनुसार साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, अर्थात जब कोई कवि अपनी अनुभूति को इस प्रकार व्यक्त करता है कि वह सबके हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो हम कह सकते हैं उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। ये था हमारा साधारणीकरण पर टॉपिक, और आगे हम अलंकार संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। और आपको समझ में अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। हमारी एक छोटी सी कोशिश, यदि आपको लाभकारी हो तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी छोटी सी जो ये योगदान मैं सब लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ, वो आपके ज्ञानवर्धन को बढ़ाए
ज्ञानवर्धन करे, यही मेरी कामना है और आप सभी लोग इससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।